जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कह रही है यस मैम। कितने लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? प्लीज इनबॉक्स में। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, चलें हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। एब्डोमेन में हम लोगों ने कल कहाँ तक कवर कर लिया था? आप एक दफ़ा इस जो ये जो डायग्राम है ना, एनाटमी ऑफ एब्डोमेन, इसको ज़रा 1 मिनट के लिए रिव्यू करें, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट। ये सारे ऑर्गन्स को गौर से देखें। ओके क्लास, इसको आप एक दफ़ा से रिव्यू कर लें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपने जो एनाटमी है एब्डोमेन की, उसकी इसमें आप ये देख सकते हैं कि कल जब हमने एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया था, 4 क्वाड्रेंट्स और 9 रीजन्स, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो आपकी एपिस्टर्नम से शुरू होता था और आपके सिम्फिसिस प्यूबिस पे जाता था। इसी तरह से दूसरा जो था वो आपका लेफ्ट से राइट जाता था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम जब हमने एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें आपका राइट अपर क्वाड्रेंट था, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट था, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट था एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट था। अब अगर आप फॉर एग्जांपल लिवर वाला साइड आपका जो है वो राइट साइड है, तो आपका जो लिवर है उसको आप गौर से देखें, वो किधर लोकेट है? आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है। गॉल ब्लैडर भी आपका कहाँ है? राइट अपर क्वाड्रेंट में एंड बिहाइंड द लिवर, ठीक है। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन है, असेंडिंग कोलोन है, अपेंडिक्स है, ये कहाँ है आपके? ये आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से आपकी स्प्लीन है, स्टमक है, ट्रांसवर्स कॉलन है, ये कहाँ है? ये आपके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है। डिसेंडिंग कोलोन, यूरिनरी ब्लैडर, ये कहाँ पे है? ये आपके लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। इसको अब आप रिव्यू करें अच्छी तरह से। हर बच्चे को ये आना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको एक और क्लियर इमेज निकाल के दिखा देती हूँ। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। और जो रीजन है वो आपके पास कौन कौन से थे? आपका हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन था, आपका लंबर रीजन था, और आपका ये देखें, एपिगैस्ट्रिक था, एम्ब्लाइकल रीजन था, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन था। ये आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, ये एम्ब्लाइकल रीजन है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, ये राइट लंबर रीजन है, ये लेफ्ट लंबर रीजन है, ये राइट इलियक फोसा है और ये लेफ्ट इलियक रीजन है।
ठीक है, और जो दरमियान में है वो एपिगैस्ट्रिक है, आपका अम्बिलिकल रीजन है, और सबसे नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, और स्टार्ट में हाइपोकॉन्ड्रिक है, लंबर है और इलियक है। दोबारा से रीजन्स देख लें एब्डोमिनल एरिया के। ये बार बार आपको रिव्यू करवाने का मकसद ये है कि जब भी आपने वार्ड में जाना है आपने रीजन वाइज और इसके क्वाड्रेंट वाइज जो है आपने डिजीज को लोकेट करना है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की। ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में देखें लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर स्प्लीन, कोलोन, लेफ्ट किडनी, पेंक्रियास। ये एपिगेस्ट्रम में देखें क्या है, एपिगेस्ट्रम में आपका स्टमक आ जाता है, आपका लिवर आ जाता है, पेंक्रियास, ड्यूडिनम, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड। राइट लंबर रीजन में भी आपका गॉल ब्लैडर, लिवर, राइट कॉलॉन आ जाती है। लेफ्ट लंबर रीजन में भी डिसेंडिंग कॉलॉन आ जाती है। उसके बाद लेफ्ट किडनी आ जाती है आपकी। उसके बाद अम्बिलिकल रीजन में आप देखें तो अम्बिलिकस आ जाती है, जेजुनम आ जाती है, आपका इलियम आ जाती है, ड्यूडिनम आ जाती है। ड्यूडिनम इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट इलियक फोसा में आपके अपेंडिक्स है और सीकम है। तो हमेशा याद रखेंगे जो अपेंडिक्स होती है वो आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होगी या राइट इलियक रीजन के अंदर होगी या राइट लंबर रीजन में होगी। तो इसका मतलब कि जो अपेंडिक्स है वो आपके राइट इलियक फोसा पे है। ठीक है, लेफ्ट इलियक फोसा पे डिसेंडिंग कॉलॉन है और सिग्मॉइड कॉलॉन है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, सिग्मॉइड कॉलॉन आ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। ओके, हमने स्टार्ट करना था कि हमने हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेना स्टार्ट करनी है।
ओके, रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग हेल्थ हिस्ट्री मैं आपको क्लास बता रही थी कि हेल्थ हिस्ट्री जब भी हमने किसी पेशेंट की फाइंड आउट करनी है, तो हमने जिस सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं उस सिस्टम के बारे में हम रिव्यू करते हैं। जैसे जीआई प्रॉब्लम के साथ है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ, ठीक है? तो कहता है ही और शी विल यूजुअली कंप्लेन एब्डोमिनल और चेस्ट पेन, बेल्चिंग, क्रैम्पिंग, हार्टबर्न, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, ठीक है? यानी कि ये सारी की सारी आपने हिस्ट्री उससे पूछनी है कि आपको जब आप सुबह उठते हैं तो किसी किस्म का आपका कोई नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं फील होती, खाने के बाद आपको हार्टबर्न तो नहीं फील होती, क्रैम्पिंग्स तो नहीं फील होती हैं, ठीक है? आपका जो स्टूल पैटर्न है वो क्या है, डेली बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे है, ट्वाइस अ डे है, ठीक है? तो ये सारी जब आपने पेशेंट से जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की हिस्ट्री लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आपने उनसे पूछनी है, रिव्यू करना है। यहाँ पे भी अंदर ही अच्छा, उसके बाद to investigate these and other signs and symptoms, ask him about the location, quality, onset, duration, frequency and severity of each, ठीक है? वही चीज़ें जो हमने कल डिस्कस की थी कि हमने पेन की लोकेशन एक्चुअली वो किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मतलब ये क्या है कि सेवेरिटी कितनी है उसकी, ठीक है? एचिंग है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उसके बाद ऑनसेट देखना है, कितनी कितनी देर बाद आ रही है, ड्यूरेशन देखना है कितनी देर तक रहती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिवेरिटी एंड ऑफ ईच, इन सारी की सारी क्वालिटीज़ को आपने साथ साथ नोट करना है। और जो आपका पेन स्केल है उस पेन स्केल के अकॉर्डिंग आपने उस पेशेंट के पेन को कैटेगराइज करना है। ऑल्सो आस्क हिम हर बट रिलीव्स और वर्सन हिज सिम्टम, ठीक है? और साइमल्टेनियसली आपने उन चीज़ों को भी देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसकी इस पेन को एलिवेट करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि उसके इस पेन को एग्रीवेट करती हैं। वर्सन कौन बना रहा है और रिलीवर कौन दे रहा है, ये साथ साथ वो कोई फूड भी हो सकता है, वो कोई जो है आपकी फ्रेगरेंस हो सकती है, ठीक है? कोई फैब्रिक हो सकता है, ठीक है? मतलब जो भी जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ है जो कि उसको वर्सन बना रही है। बाज़ औक़ात ख़ास किस्म के फूड की फ्रेगरेंस होती है, एरोमा जिसे कहते हैं, वो भी पेशेंट को जो है वो इरिटेट करता है। करंट हेल्थ स्टेटस की बात जब हम करते हैं तो आपने पेशेंट से पूछना है कि आप किसी किस्म की कोई घर पे दवाई तो नहीं ले रहे, ब्लड प्रेशर शुगर का मसला तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ऑलरेडी डायबिटिक होते हैं, ठीक है? 50 प्लस पे या 60 पे आते हैं, तो इस किस्म के पेशेंट्स को आपने फिर भी क्या करना है कि कोई ना कोई आपने उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री ज़रूर लेनी है, ठीक है? तो मेडिकेशन हिस्ट्री लेने के बाद आपको जो है वो अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली मतलब ऑलरेडी पेशेंट किस किस्म की दवाइयाँ ले रहा है। सेवरल ड्रग्स स्पेशली एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल anti-inflammatory drugs, antibiotics, and opioid analgesics can cause nausea, vomiting, diarrhea, constipation, and other GI sign and symptom, ठीक है? हमें पता है कि एक्सेसिव ड्रग्स लेने से इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, ठीक है? लिहाजा ये सारी की सारी कैटेगरीज हमने देखनी है कि आप किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक्स तो नहीं ले रहे, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स तो नहीं ले रहे, ठीक है? डायरिया जिसकी वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या अदर रैश और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपने उनसे लेग्जेटिव हिस्ट्री ज़रूर लेनी है कि आप किसी किस्म की कोई लेग्जेटिव तो नहीं ले रहे अपनी कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करने के लिए। हैबिचुअल यूज़ में कॉज कॉन्स्टिपेशन, आस्क अबाउट एनीमा, सपोस्ट्री यूज़, ठीक है? इस लेवल पे बात पहुंच गई है कि एनीमा देना पड़ता है पेशेंट को, या बेड रिडन पेशेंट है, डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन, स्पॉस्ट्रीज देनी पड़ रही है, ठीक है? डोंट फॉरगेट टू आस्क द पेशेंट इफ दे हैव एलर्जीज टू मेडिकेशन, फूड सच एलर्जीज मेक आर जीआई सिम्टम, ठीक है? और इसके साथ साथ जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड आपके पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, वो सिम्टम्स आ जाती हैं, उनको आपने जो है वो केयरफुली मॉनिटर करना है, केयरफुली उनको देखना है कि इस किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा।
इन एडिशन आस्क द पेशेंट अबाउट चेंजेस इन द एपेटाइट। फिर आपने उनकी भूख में किसी किस्म की कोई चेंजेस आ रही है, डिफिकल्टी चेविंग है, स्वेलविंग है, चेंजेस इन द बाउल हैबिट्स हैं, ठीक है। डज ही हैज़ एक्सेसिव बेल्चिंग। बेल्चिंग मतलब क्या होता है, मतलब कि डिकारे आना, ठीक है। और लेकिन क्या होती है कि वो फुल ऑफ एसिड होती हैं, जिसे आप उर्फ़े आम में कहते हैं खट्टी डिकारे आना। हैज़ ही नोटिस द चेंज इन कलर, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, अपीयरेंस ऑफ स्टूल, या उसके स्टूल की किसी फ्रीक्वेंसी में, कलर में, अमाउंट में कोई चेंजेस है जो कि नॉर्मली पहले कम था, ज़्यादा था, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग हिस्ट्री आपने पेशेंट से सारी बातें पूछनी है। हैज़ ही एवर सीन ब्लड इन स्टूल, ठीक है। क्या ब्लड के स्टूल के साथ उसको ब्लड तो नहीं आ रहा, बट इट्स इस कंडीशन, ये कंडीशन क्या कहलाती है? अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी डेफिनेटली, तो व्हाट इट्स कंडीशन इज कॉल्ड? कौन बताएगा? आज की क्लास का हीरो होगा वो। व्हेन व्हेन ब्लड कम्स इन स्टूल, द कंडीशन कॉल्ड व्हाट? जल्दी से बताएं, शाबाश। जेनिफर, नरजिस, सायरा, कौन बताएगा? शाबाश, यस, वेरी नाइस। तो आज की क्लास की हीरोइन है आपकी सारा। डायसेंट्री, व्हेन blood comes with stool is called condition dysentery. Very good, shabash. Not melena, it's dysentery. It's due to शिगीला की वजह से होता है ये आपका, या साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। उसके बाद ट्रैवल प्लान्स आप देख लें कि उसके ट्रैवल प्लान्स क्या हैं। ट्रैवल प्लान्स मतलब कि उसने कितना इधर उधर मूवमेंट किया है एक सिटी से दूसरे सिटी, ठीक है, जहाँ का वो पानी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इफ़ द पेशेंट्स रीजंस फॉर सीकिंग केयर इज़ डायरिया, बात आ गई ना, मतलब डायरिया की जब आपने हिस्ट्री लेनी है तो आपने पूछना है कि आपने कुछ दिन पहले सफ़र तो नहीं किया, किसी और शहर का पानी तो नहीं पिया, किसी और जगह का पानी तो नहीं पिया। फाइंड आउट इफ ही हैज़ रिसेंटली ट्रैवल्ड अब्रॉड, where he traveled. Diarrhea, hepatitis, parasitic infection can result from ingesting contaminated food or water. गंदा पानी पीने से उसको वायरल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपने उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ज़रूर लेनी है कि वो कोई ऐसी चीज़ किसी बाहर की कम्युनिटी से तो नहीं लेके आया कि जो हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो जब आपने डायग्नोसिस बनाना है उसका, तो आपने इन सारी चीज़ों को बेस बनाना है और इन सारी चीज़ों को अपने अंडर कंसिडरेशन रखना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न में एब्डोमिनल पेन आ जाती है। एब्डोमिनल पेन अकर्स व्हेन स्पेसिफिक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड बाय केमिकल और मैकेनिकल फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, डिस्टेंशन, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आ जाती है आपकी, प्रेशर आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रॉमा है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो आप इसमें ड्यूरिंग हिस्ट्री उसको साथ कर सकते हैं, वो आ जाता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब पेन, हाउ बैड इज़ द पेन, यानी कि उसकी सेवेरिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आप उससे और क्या पूछ सकते हैं? आप उससे ये पूछ सकते हैं कि स्केल 1 to 10 पे जो है वो कहाँ पे आपकी पेन जो है वो फॉल करती है, क्योंकि पेन जहाँ पे फॉल करेगी वहीं से आपको पता चलेगा कि आपका इशू क्या है, ठीक है। तो इसमें आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं पेन की, उसकी ओरिजिन देख सकते हैं, और पेशेंट का रिस्पॉन्स देख सकते हैं टूवर्ड्स पेन कि पेशेंट कैसा फील करता है, टॉलरेट करता है या नहीं करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप साथ साथ पेशेंट की देखते जाएंगे, इनको मॉनिटर करते जाएंगे, और पेन स्केल के अकॉर्डिंग फिर आप उसको जो है वो मेडिकेशन या जो भी आपने हीट एंड कोल्ड थेरेपी देनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देनी है। आगे कहते हैं हाउ डिड पेन बिगिन। पेन शुरू कब होती है? द ऑनसेट ऑफ द पेन इज डायग्नोस्टिक क्लू टू इट्स ओरिजिन। फॉर एग्जांपल, acute pancreatitis produce sudden onset of pain, whereas the pain of the pancreatic cancer may be gradual or recurrent, ठीक है। मतलब एकदम से पेन का होना वो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैंक्रेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज है। लेकिन ऑफ एंड ऑन अगर वो रिकरेंट होती है, ठीक है, और बार बार होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो किस में फॉल करती है, इट्स अ मेलिग्नेंसी, और इट्स अ बिनाइन पेन ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, वेयर इज द पेन लोकेटेड, डज इट मूव और हैज इट चेंज फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन।
क्या वो एग्जैक्ट जहाँ हम पेन फील कर रहे हैं उस ऑर्गन की, क्या उस ऑर्गन की पेन है या वो डेफर्ड पेन है? डेफर्ड पेन से मुराद क्या है कि मतलब वो मूव करके आई है आपके पास। सो लोकेशन हेल्प्स टू डिटरमिन द पेन सोर्स एंड वेदर इट्स प्राइमरी और रेफर्ड। ठीक है, वही बात मैंने आपको कही कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने अंदाजा लगा लेना है कि क्या वो रेफर्ड पेन है या उस पर्टिकुलर ऑर्गन का ही पेन है, जब आपने पेन की बात करनी है। सेकंड क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, व्हेन डज द पेन अकर, टाइमिंग एंड रिलेशन टू द पर्टिकुलर इवेंट सच एज ईटिंग, एक्सरसाइज, बेड टाइम। ओके, कुछ पेन ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग ईटिंग पेशेंट को होगी, या ड्यूरिंग एक्सरसाइज किसी किस्म की एक्सर्शन करते हुए, या जब सोने लगता है मरीज तो उस टाइम पे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो माइंड में रखनी है। सो टाइमिंग एंड द रिलेशनशिप ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट्स में बी ए क्लू टू ओरिजिन ऑफ द पेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेन ऑफ द ड्यूडिनल अल्सर में बी अवेकन द क्लाइंट एट नाइट। अच्छा, दो तरह की पेन होती है, एक होती है आपका ड्यूडिनल पेन और दूसरी आपकी होती है अल्सर पेन। ठीक है, ड्यूडिनल अल्सर होता है, दूसरा आपका स्टमक पेन होती है। जो आपका ड्यूडिनल अल्सर होता है वो आप वो पेन जो होती है वो आपकी सेटल डाउन हो जाती है खाना खाने के बाद। ठीक है, और जो आपकी अल्सरेटिव स्टमक पेन होती है वो याद रखें कि वो जब भी आप हमेशा स्टार्ट होती है खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले स्टार्ट होगी ये दोनों। अच्छा, उसके बाद पेन ऑफ द ड्यूरिनल अल्सर में अवेकन द क्लाइंट ऑन नाइट, इतनी सीवियर होती है कि मरीज रात को इवन उठ के बैठ जाता है बेचारा। Okay, what next? What seems to bring on the pain? Precipitating factors कौन कौन से make it worse, exacerbate करते हैं, और make it better, elevating factor है। ठीक है, elevating factor कौन से होते हैं जो कि पेन को कम करने में हेल्प करते हैं, और exacerbating factor कौन से होते हैं जो कि उसको enhance करते हैं। Various factors can participate or exacerbate abdominal pain such as alcohol ingestion with pancreatitis or supine position with gastroesophageal reflux disease। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक मरीज है, ठीक है, उसको ऑलरेडी पेंक्रियाटाइटिस चल रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास चल रही है, और वो कह लें कि हैबिचुअल है अल्कोहल का, तो व्हाट डू यू थिंक कि उसकी पेन जो कि पेंक्रेटाइटिस की वजह से उसको हो रही है वो एक्सासेरिब्रेट करेगी या एलिवेट करेगी? ऑब्वियसली वो एक्सासेरिब्रेट करेगी, क्योंकि अल्कोहल जो है वो क्या करती है, वो डेंजरस है, नॉट गुड फॉर द पेंक्रेटाइटिस पेशेंट। इसी तरह से एक पेशेंट अगर एक सुपाइन पोजीशन में लेटता है तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर ये होती है कंडीशन। लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस फैक्टर्स may be implicated in certain digestive orders such as peptic ulcer disease। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल और कुछ स्ट्रेस फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर वगैरह को एलिवेट करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन जो हम दोबारा उससे करेंगे, इज द पेन एसोसिएटेड विद एनी अदर सिम्टम, नोजिया, वॉमिटिंग? एग्जैक्टली, अल्कोहल और स्मोकिंग पेंक्रेटाइटिस काज करवाती है। फिर हम देखेंगे कि पेन जो है वो विद एनी अदर सिम्टम्स सच एज नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस, फीवर, वेट लॉस, फटीग और येलो ऑफ द आईज और स्किन। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें भी हम साथ साथ देखेंगे। फिर एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स में प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एविडेंस टू स्पॉट और रूल आउट ए पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ द पेन। हम उस पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ द पेन को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एपिगेस्ट्रिक पेन अकम्पनीड बाय टैरी स्टूल। ठीक है, जैसे कल भी मैंने बताया था कि आपका जो एपिगेस्ट्रिक पेन होती है वो टैरी स्टूल देती है। ठीक है, और गैस्ट्रिक ड्यूडिनल अल्सर, मतलब जब भी आपको टैरी कलर का स्टूल आ रहा है तो आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि आपको जो है वो दो तरह की कंडीशन हो सकती है, कि या तो आपको कुछ एपिगेस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रहा है या कोई ड्यूडिनल अल्सर साइड पे क्लिनिकल पिक्चर बन रही है आपकी। आगे है पैटर्न एंड मैकेनिज्म ऑफ द एब्डोमिनल पेन। बी फेमिलियर विथ थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, विजरल पेन,
विजरा क्या होता है? हु विल टेल मी व्हाट इज विजरा? हम द वर्ड यूज करते हैं विजरा। कौन बताएगा आज की क्लास का हीरो या हीरोइन कि विजरा क्या होता है? द टर्म यूज्ड विजरा या विजरल। गुड। सारा तो बड़ी लाइक बच्ची है। फिर से सारा का आंसर है। सारा गिव मी आंसर फर्स्ट। ओके। विजरा कहते हैं बेटा ऑर्गन को। गुड। कहते हैं विजरल पेन अकर्स व्हेन होलो abdominal organs such as the intestine or biliary tree contract usually forcefully or are distended or stretched। ठीक है। विजुअल पेन हमेशा तब स्टार्ट आप जितने की भी आपके ऑर्गन्स हैं वो आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद है। ठीक है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है। अब उसमें बेलियरी ट्री से लेके इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इनकी डिस्टेंशन हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, ये सारी की सारी विजुअल पेन के अंदर आती हैं। मे बी डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज। ठीक है, लोकलाइज करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा वेरी करती है आपकी पेन की क्वालिटी में भी। ग्नैविंग यानी कि गल गल होती है और कांस्टेंट पेन होती है। बर्निंग है, क्रैम्पिंग है और एचिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। पेराइटल पेन फ्रॉम इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम आपकी कौन सी बॉडी है जो आपकी एपिगैस्ट्रिक यानी कि आपकी स्टर्नम से लेके आपके सिम्फिसिस प्यूबिस तक जाती है, बिफोर द सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाता है। उसमें स्टेडी एचिंग हो सकती है। एचिंग मतलब पेन, स्टेडी मतलब स्लो स्लो, यूजुअली मोर टू सिवियर, ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा, यूजुअली मोर प्रिसाइजली लोकलाइज्ड, और समटाइम एक ऑर्गन तक वो भी लोकलाइज्ड हो सकती है। माइट बी वो रेफर्ड भी हो सकती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन का पेन भी हो सकता है, या वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। फिर बात आ गई रेफर्ड पेन, जैसे कि पीछे भी बात हुई। पेन फेल्ट इन ए पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन इट्स सेक्सुअल सोर्स। ठीक है, अब ज़्यादातर जो आपका, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ गायनी ऑप्स में, तो ज़्यादातर जो आपका यूट्रस पेन होता है वो रेफर्ड पेन होता है टुवर्ड्स हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, मतलब आपको जो लोअर एब्डोमेन पेन होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो पेन होता है, दैट वाज a referred pain from your uterus। ठीक है, तो वो यूट्रस का पेन हमेशा रेफर्ड पेन होता है। सो पेन ऑफ द ड्यूडिनल और द पेंक्रियाटिक ओरिजिन में बी रेफर टू द बैक। ठीक है, और एग्जैक्टली जो आपके बैक पे जाता है ड्यूडिनल या पेंक्रियाटिक ओरिजिन का, वो क्या होता है, वो आपका इन दो सोर्स से आता है, या पेंक्रियाज से आता है या फिर आपके ड्यूडिनम से आता है। पेन फ्रॉम द बाइल्यूट्री टू द राइट शोल्डर और द राइट पोस्टीरियर चेस्ट, और जो आपके राइट शोल्डर में जाएगा या राइट पोस्टीरियर चेस्ट में जाएगा, वो क्या होगा, वो आपका बेलरी ट्री से होगा। पेन फ्रॉम द चेस्ट, स्पाइन और पेल्विस में भी रेफर टू द एब्डोमेन। अब आपकी चेस्ट, स्पाइन या पेल्विस के जो पेन है वो आपके एब्डोमेन को रेफर होता है। अपर एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट और हार्टबर्न। आस्क अबाउट क्रॉनिक और रिकरेंट अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और डिस्पेप्सिया। ठीक है, आप डिस्कम्फर्ट देखते हैं, डिस्पेप्सिया देखते हैं। ठीक है, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। रिलेटेड सिम्टम्स इंक्लूड ब्लॉटिंग, नोजिया, अपर एब्डोमिनल फुलनेस एंड हार्टबर्न। एंड देन फाइंड आउट जस्ट व्हाट योर पेशेंट मीन्स। ठीक है, और फिर आप देखते हो कि आपका पेशेंट क्या चाह रहा है। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ इंक्लूड, पॉसिबिलिटीज़ आप देखते हो कि ब्लॉटिंग तो नहीं हो रही एक्सेसिव गैस से, स्पेशली विद फ्रीक्वेंट बेल्चिंग। ठीक है, आप मतलब बेल्चिंग करना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फ्लैटस एंड पैसेज ऑफ गैस बाय रेक्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर नोजिया है, वॉमिटिंग है, अनप्लेजेंट एब्डोमिनल फुलनेस है आफ्टर नॉर्मल मील्स और अर्ली सैटिटी, इनएबिलिटी टू ईट ए फुल मील। हार्टबर्न है, ठीक है, जिसमें हार्टबर्न के साथ आपके पास गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज आ जाती है, जीआरडी जिसको बोलते हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब लोअर एब्डोमिनल पेन की बात कर रहे हैं, वो एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। इफ एक्यूट, द पेन इज शार्प एंड कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट क्रैम्पिंग। ठीक है, अब राइट लोअर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वाइज हमने उसको डिवाइड कर दिया और क्वाड्रेंट वाइज हमने उसको स्टडी करना है। ठीक है, और पेन माइग्रेटिंग फ्रॉम प्री इम्ब्लाइकल रीजन इन अपेंडिसाइटिस। ठीक है,
अगर प्री एम्ब्राइकल रीजन से वो ऑपरेट हो रही है टुवर्ड्स आपके राइट इलियक फोसा के अंदर, तो वो अपेंडिसाइटिस है, क्योंकि आपकी अपेंडिक्स कहाँ पे लोकेट होती है, आपकी राइट इलियक फोसिक रीजन के अंदर। इन वुमेन विद राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, पॉसिबल पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद आ जाता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन इन डाइवर्टिकुलाइटिस। इफ क्रॉनिक इज देयर अ चेंज इन बावल हैबिट, अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली है तो आप ये देखते हो कि बावल हैबिट्स तो नहीं चेंज हो रही, अल्टरिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आप कॉलन कैंसर देखते हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम देखते हो, ये सारी चीज़ें देखते हो। अदर जीआई सिस्टम में एनोरेक्सिया है। एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया लिवर डिजीज है, प्रेगनेंसी है, डायबिटीज है, कीटोएसिडोसिस है, एड्रिनल इंसफिशिएंसी है, यूरीमिया है, एनोरेक्सिया नर्वोजा है। ठीक है। डिस्फेजिया और डिफिकल्टी स्वेलविंग। ठीक है। क्या होता है कि हम कोई भी सॉलिड लिक्विड चीज़ जब इनगल्फ करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाती, क्यों? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हमारी मोटेलिटी को इफेक्ट कर देते हैं। अगर सॉलिड है तो आप स्ट्रक्चरल कंडीशन, अगर हम सॉलिड चीज़ों को नहीं ले पा रहे तो ख़ास किस्म की स्ट्रक्चरल कंडीशन जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, जिसके कि मैंने कल भी आपको पढ़ा था, ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम जिसको बोलते हैं, और शार्ट्स की रिंग। ठीक है। आपकी ईसोफेगस के ऊपर एक ख़ास किस्म का एबनॉर्मल रिंग बन जाता है जो कि आपकी सॉलिड चीज़ों को इनगल्फ करने नहीं देता, उसको आप ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम या शार्ट्स की रिंग बोलते हैं। आगे आ जाता है ओडेनोफेजिया और पेनफुल स्वेलिंग। ये रेडिएशन की वजह से है, कास्टिक इंजेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। साइटोमेगेलो वायरस है इसमें, आपके पास हर्पेसिस सिम्प्लेक्स है और एचआईवी है। डायरिया अगर 2 वीक से ज़्यादा चल रहा है और क्रॉनिक है तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये एक्यूट डायरिया है। एक्यूट इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, साल्मोनेला भी हो सकता है, शगीला भी हो सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक इन क्रॉन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ऑयली डायरिया, जिसे आप स्टिटोरिया बोलते हैं, ऑयली डायरिया। आगे आ जाता है ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम। ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम जो है, व्हेन ए पाउच फॉर्म्स एट द जंक्शन ऑफ द फेरिंक्स एंड द ईसोफेगस। जब कोई भी पाउच जो है वो जंक्शन पे बनता है फेरिंक्स और ईसोफेगस के, तो उसे हम ज़ैंकस डायवर्टिकुलम कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ज़ैंकस डायवर्टिकुलम। ठीक है। जब फेरिंग्स और ईसोफेगस पे बनता है, द फेरिंग्स इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ योर थ्रॉट, ये आपके बैक ऑफ थ्रॉट पे है, बिहाइंड योर नेजल कैविटी एंड माउथ। ज़ैंकस डायवर्टिकुलम टिपिकली अपीयर्स इन द हाइपोफेरिंग्स, और ज़ैंकस डायवर्टिकुलम जो है वो आपके कहाँ पे है, वो आपके जो है वो हाइपोफेरिंग्स के अंदर है। शार्ट की रिंग और शार्ट की ग्रे रिंग इज ए नैरोइंग ऑफ द लोअर इसोफेगस। शार्ट की रिंग में आप इसोफेगस लोअर हो जाती है, लेकिन वो लोअर इसोफेगस होती है, डेट कैन कॉज डिफिकल्टी स्वेलिंग, जो कि डिस्फेजिया कहलाता है। Narrowing is caused by ebbing of the mucosal tissue which lines the esophagus or muscular tissue। ठीक है। और वो आपकी मस्कुलर टिश्यू की जो लाइनिंग है उसको खराब करेगा। आफ्टर डेट हम उसकी लेंगे कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री। कॉन्स्टिपेशन में देखेंगे उसको मेडिकेशन। ठीक है। स्पेशली एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट्स और ओपियोइड या कॉलन कैंसर तो नहीं है जिसकी वजह से उसको ये इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद जीआई ब्लीडिंग है, उसकी जीआई ब्लीडिंग अगर इंटरनली स्टार्ट हो रही है तो वो मेलिना है या फिर ब्लैक टेरी स्टूल है। ठीक है। जॉइंटस फ्रॉम इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन है अगर, तो इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन वायरल हेपेटाइटिस, यानी जब आपके पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसकी जो एक्सक्रीशन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, वो वायरल हेपेटाइटिस में है, सिरोसिस ऑफ लिवर में होती है, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस में होती है, या किसी भी ड्रग इंड्यूस्ड कोलिलिथियासिस की वजह से होती है। उसके बाद आपने पेशेंट से उसके यूरिन का कलर और उसके स्टूल का कलर भी पूछना है। डार्क यूरिन अगर वो बताता है कि मुझे डार्क यूरिन हो रहा है तो इट शोज के उसकी जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो यूरिन से अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो पा रही। क्ले कलर स्टूल जो है, अगर क्ले कलर का स्टूल आ रहा है तो वो ये क्या बताएगा कि बिलीरुबिन जो है वो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से आपकी बिलीरुबिन जो है उसकी प्रॉपरली एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही। नेक्स्ट आ जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में आपने उसकी पेन, उसकी यूरिनेशन, उसकी सेंसेशन,
ठीक है, या उसकी डिफ़िकल्टी वॉइडिंग के बारे में पूछना है, उसकी डिफ़िकल्टी वॉइडिंग के बारे में पूछना है, जिसे डिस्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, ब्लैडर इन्फेक्शन देखेंगे, ऑल्सो कंसीडर ब्लैडर स्टोन, फॉरेन बॉडीज़, ठीक है, ट्यूमर्स, एक्यूट पैरासिटाइटिस। इसके अलावा वुमेन के अंदर आप इंटरनल यूरेथ्राइटिस देखते हैं, एक्सटर्नल बर्निंग, वल्वोवेजिनाइटिस। उसके बाद दूसरे सिम्टम्स में आप उसके देख सकते हैं, वॉइडिंग इशू तो नहीं है, अर्जेंसी इशू तो नहीं है, मे लीड टू अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसके अलावा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट वॉइडिंग, फीवर, चिल्स, ब्लड इन द यूरिन, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते हैं कि फीवर, चिल वगैरह तो नहीं हो रहा। एनी पेन इन द एब्डोमेन, फ्लैंक और बैक, अगर तो ब्लैक आपके एब्डोमेन पे फ्लैंक, बैक पेन, बैक और बैक और एब्डोमेन पे आपकी फ्लैंक लाइक पेन है, मतलब कि छुरी की तरह काटती है, ठीक है, तो डल भी है, स्टेडी भी है, तो फिर पाइलोनेफ्राइटिस है, मतलब आपकी रिलेटेड टू समथिंग किडनी प्रॉब्लम। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ योर नेफ्रॉन्स, सीवियर कॉलिकी पेन इन यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम रीनल स्टोन। ठीक है, और कॉलिकी पेन जो है वो स्पेसिफिकली डायग्नोस्टिक है फॉर द रीनल स्टोन। ठीक है, असेस एनी पोलीयूरिया, मतलब ज़्यादा यूरिनेशन तो नहीं है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन 24 आवर यूरिन वॉल्यूम, अगर आपका जो आउटपुट है वो 24 और के जो क्वांटिटी है अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादातर, जैसे कि आपको पता है कि डायबिटीज़ मिलाइटिस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में ये होता है, ये कंडीशन नॉक्चूरिया है, यूरिन फ्रिक्वेंटली एट नाइट। अगर तो पेशेंट को रात के टाइम जो है वो बेड वेट हो रहा है, ठीक है, तो वो हम उसके लिए नॉक्चूरिया देखेंगे, उसमें देखेंगे कोई ब्लडर ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है। इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखेंगे, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन देखेंगे, इवन कफ करने से, स्नीज करने से, लिफ्ट करने से वॉइडिंग तो नहीं हो जाती। तो ये सारी की सारी आपकी पुअर यूरिथ्रल स्फिंक्टर, मतलब एज के साथ साथ जो आपके यूरिथ्रा के मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं और स्ट्रेस इनकंटिनेंस में पेशेंट जाता है। उसके बाद अर्ज इनकंटिनेंस हम देखेंगे, डिट्रैक्शन मसल्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से भी ये होता है। पास्ट हिस्ट्री के बारे में जब पूछेंगे तो पास्ट हिस्ट्री में पूछेंगे कि अगर आपको कोई पहले तो नहीं किसी किस्म की कोई जीआई इलनेस रह चुकी, जैसे अल्सर है, कोई लिवर से रिलेटेड मसला है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, इन्फ्लामेशन ऑफ द बाउल डिजीज है, रेक्टल है, जीआई ब्लीडिंग है, हाइटल हर्निया है, इरिटेबल बाउल डिजीज है। नॉक्चूरिया बेटा मैंने आपको बताया है कि जैसे ही जैसे एज एडवांस होती है 60-65 पे या इवन 50 प्लस पे, तो जो आपके यूरिथ्रल मसल्स हैं, जो आपके ब्लैडर मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं, और इन मसल्स के वीक होने की वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो इनवॉलंटरी वॉइडिंग करता है, स्पेशली एट नाइट, जिसको नॉक्चूरिया बोलते हैं। बच्चों में तो नॉक्चूरिया होता ही है क्योंकि उनके यूरेथ्रल मसल्स या उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग इस तरह से नहीं होती हुई होती, इसकी वजह से नॉक्चूरिया उनको हो रहा होता है। लेकिन अगर एडल्ट्स में 60 प्लस में जाके ये मसला हो रहा है, तो इट मीन्स कि उनके जो यूरेथ्रल मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं और उनका जो इनवॉलंटरी कंट्रोल है वो टुवर्ड्स लॉस जा रहा है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स आप कह सकते हैं कि अपीयर हो रहे हैं। या अगर ऐसा नहीं है तो डायबिटीज़ मिलाइटिस, जैसे कि उसमें आपको पता है कि इनवॉलंटरी यूरिन जो है वो पास होता रहता है, उसकी वजह से वो भी इशू हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो है वो किसी किस्म की कोई मेडिकेशन, कोई रेडिएशंस, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए और स्पेशली मेल के अंदर जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ख़ास किस्म के एक आपके पेल्विक रीजन के अंदर, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की एब्नॉर्मेलिटी की वजह से जो है वो मेल पेशेंट के अंदर जो 60-65 प्लस जो ओल्ड एज पेशेंट है उनको नॉक्चूरिया का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, कैंसर है। ऑल्सो आस्क इफ ही हैज़ एब्डोमिनल सर्जरी और ट्रॉमा, एक्सीडेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, मतलब प्रीवियसली उसने कोई एब्डोमिनल सर्जरी तो नहीं उसकी हुई, कोई ट्रॉमा तो नहीं उसको आया, ठीक है, ये किसी किस्म का उसने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज तो नहीं किया। ठीक है, हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, वो सारी की सारी आपने उससे पूछनी है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है, गॉल ब्लैडर की है, लिवर की है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, उसके बाद
Presenting the client with a list of the more common disorder may help the client to identify any that or has he had. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हैव यू हैड एनी यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज सच एज इन्फेक्शन, किडनी डिजीज और नेफ्राइटिस और किडनी स्टोन. ठीक है, वही सारी बातें. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिकरेंट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है. ठीक है, किसी ड्रग का रिएक्शन भी हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा परमानेंट किडनी डैमेज की तरफ अगर आप जा रहे हैं. ठीक है, यस, शाबाश. वीकनिंग अगर हो जाए आपकी डेट्रेशर्स मसल्स की, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है. ठीक है. दूसरा, फिर आपने उससे वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी की हिस्ट्री पूछनी है. ठीक है. जैसे स्कूल हेल्थ केयर पर्सनल जो है, वेरियस पॉपुलेशन, उनके अंदर बच्चे हैं, उनका ये जो डोजेज होती हैं, बूस्टर डोजेज लगती हैं या वायरल ये वैक्सीनेशन की कंपेन चलती है, वो भी आपने हिस्ट्री लेनी है कि आपको स्कूल लाइफ में, स्कूल टाइम पे कोई किस्म की कोई वैक्सीनेशन हुई हो, एनी टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस में कॉज लिवर डैमेज. ठीक है, तो किसी किस्म की लिवर डैमेज जो है वो इस वजह से हो सकता है. हैव यू एवर हैड एब्डोमिनल सर्जरी और ट्रॉमा टू द एब्डोमेन. ठीक है, वो भी देखेंगे. प्रायर एब्डोमिनल सर्जरी और ट्रॉमा में कॉज एब्डोमिनल एडहेजन, predisposing client to future complication or disorder. What predisposition over the counter medication do you take? Medication may produce side effects that adversely affect gastrointestinal tract. For example, एस्प्रिन है, ब्रूफन है, किसी किस्म का कोई वो आप कह लें कि स्टीरॉइड्स हैं, क्रॉनिक यूज़ ऑफ एंटासिड्स हैं. ठीक है, एंटीहिस्टामीन्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, या ओवर यूज़ ऑफ इवन लेक्सेटिव जो है वो आपकी इंटेस्टाइनल टोन को ख़राब कर देता है और आपको डिपेंडेंट कर देता है. ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा आयरन ले रहे हैं तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन करता है. ओके, फैमिली हेल्थ के बारे में जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास मेरे साथ ही है, डेवलप उसकी साइकोलॉजी की. तो आप लोग जो है वो 10 मिनट का ब्रेक ले लें. 10 मिनट के बाद फिर जो है वो दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह. सी यू आफ्टर 10 to 15 मिनट्स. मुझे अटेंडेंस दे दो आप लोग सब.